नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है दोस्तों, एनर्जी बरकरार है तो सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास इस सेशन में ईवीएस पर्यावरण एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 42 की बात करेंगे। और आज के जो प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं वह जनरल साइंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके टेट एग्जाम पर पूछे जाते हैं, यानी कि शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाजवाब हम 20 प्रश्न करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन 20 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, फीडबैक करते रहना कि इस 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर 12 प्लस है, 15 प्लस है या 20 में से आपके स्कोर 20 है। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फीडबैक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि इन्हें सहायता प्राप्त होती है। जो चमगादड़ होते हैं वह अंधेरी में जो अंधेरा होता है उसमें भी उड़ सकते हैं या रात्र में भी उड़ सकते हैं क्योंकि इन्हें सहायता करता है। इन्हें अल्ट्रावायलेट वेव सहायता करती है, सोनिक वेव, रेडिएशन या स्पेशल रेटिना सहायता करती है। तो चमगादड़ जो होते हैं वह अंधेरे में उड़ सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इन्हें सहायता कौन करता है? तो अल्ट्रासोनिक वेव की बात कर रहे हैं या अल्ट्रावायलेट वेव की बात करेंगे? तो हम ऑप्शन नंबर इसकी बात कर रहे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। चमगादड़ में क्या है? उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी होता है। कैसा है? एक स्तनधारी प्राणी है चमगादड़, जो अपनी 1000 से अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण करता है। और ये पूर्ण रूप से निशाचर होते हैं और पेड़ों की डाली अथवा अंधेरी गुफाओं के अंदर उल्टा लटके होते हैं। कैसे लटकते हैं? उल्टा लटकते हैं, ये ध्यान देना, कई बार पूछा भी जाता है। और इनको 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला समूह फलभक्षी बड़े चमगादड़ का होता है, जो देख कर क्या है, सूंघ कर अपनी भोजन ढूंढता है। जबकि दूसरा समूह क्या होता है? कीटभक्षी होता है, जो छोटे चमगादड़ का होता है, जो प्रतिध्वनि द्वारा स्थित निर्धारण की विधि के द्वारा अपना भोजन तलाशते रहते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर प्रश्न क्या है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सेशन लाजवाब है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। 101% श्योर एंड प्योर की बात करेंगे क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस न्यू एग्जाम पैटर्न की पर चल रही है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मेनामाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट या थोरियम की बात करेंगे। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट या फीडबैक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जो एल्युमिनियम होता है वह किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं, बॉक्साइट की बात कर रहे हैं। एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क कौन होता है? बॉक्साइट। यह मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कुछ अन्य अशुद्धियों से मिलकर बना होता है और बेयर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, जिससे सिर्फ एल्युमिनियम Al2O3 क्या होगा? Al2O3 एल्युमिनियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु बच जाता है। और एल्युमिनियम से क्या होता है? विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्युमिनियम फिर बाद में प्राप्त किया जाता है। आई होप अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथियों को। तीसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं हैं, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं या इनमें से कोई नहीं? सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, हर एक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट शिक्षक बनना। जी हाँ, तो ब्लैक होल दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लैक होल ये सूर्य के धब्बे कहलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण विवर या ब्लैक होल। सामान्य सापेक्षता या जनरल रिलेटिविटी में इतने शक्तिशाली या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता है। और कृष्ण विवर के चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर नहीं आ सकती हैं। 4th नंबर प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। सभी ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को अटेंड करें, हर एक इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फीडबैक करेंगे। 4th नंबर प्रश्न प्यारा सा प्रश्न कह रहा है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जो जल में अस्थायी कठोरता होती है उसका कारण मैग्नीशियम कार्बोनेट है,
कैल्शियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो जल में जो अस्थायी कठोरता होता है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? जल में अस्थायी कठोरता कारण कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है, एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होता है। और ऐसे में क्या होता है? जल को कठोर जल या हार्ड वाटर कहते हैं, जिसमें खनिज लवणों की अधिकता होती है। यानी जो कोई कठोर जल होता है इसमें खनिज लवणों की क्या है? मात्रा अधिक रूप में होती है, अधिकता रूप में होती है। उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। और इसकी सरल पहचान यह है कि साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। 5वां प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर, कैलोरी की मापन इकाई यानी कैलोरी का यूनिट क्या होता है? ऊष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके जरूर बताएंगे। तो कैलोरी की मापन इकाई या यूनिट हमारी क्या कहलाती है? ऊर्जा है, एनर्जी, या हम ऊष्मा की बात करेंगे। तीनों सेम चीज़ें हैं। कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है। यह मापन की मीटरी पद्धति का अंग है और इसके संगत एक एसआई प्रणाली में अब जूल का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अनुपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। और 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। प्रश्न आ गया कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितने कैलोरी होगा? 1 किलो कैलोरी कितने कैलोरी कहती है? तो 1000 कैलोरी बराबर 1 किलो होता है। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, वैसे ही 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होती है। और सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। किसने किया था? प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने। कब किया था? 1824 की बात कर रहे हैं। 6वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कण के कारण, या प्रकीर्णन के कारण? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। तो सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल ही दिखाई देता है। इसका जो रीजन होता है सर्वप्रथम हमारा आता है, वह हम बात करेंगे प्रकीर्णन की बात करेंगे। किसकी बात करें? प्रकीर्णन की। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः हमें सूर्य लाल रंग दिखाई देता है। बाकी सारे जो कलर होते हैं उनका प्रकीर्णन जल्दी हो जाता है, लाल रंग का देर होता है, इसलिए लाल रंग दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम या श्रेणी सीरीज में, समांतर में, मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र होता है तो उस किस क्रम में जोड़े जाते हैं तो सभी को पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो बिजली फिटिंग अगर आपने घरों में कराई होगी तो ज़रूर पूछे, अपने पापा मम्मी से पूछे, घर में ज़रूर पूछे। अगर आपने देखा तो ऑलरेडी पता होगा, या किसी मिस्त्री से जाके पूछ सकते हैं। और सर्वप्रथम आपको कुछ नहीं कहीं नहीं जाना है तो गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। या देखिए एक और आता है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जब विद्युत को 2 या अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाएं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयवों में प्रत्येक क्षण एक समान धारा प्रवाहित होती है, उसे ही श्रेणी क्रम कहते हैं। और हमारे घरों में जो बिजली फिटिंग होती है वह श्रेणी क्रम में ही होती है। लोहे में जंग लगना है, एक कौन सा होगा? लोहे में जंग लगना एक भौतिक क्रिया है, रासायनिक है, समान है, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम पर पूछा भी गया प्रश्न है। तो लोहे में जंग लगना यह एक कौन सी कहलाएगी? यह एक रासायनिक क्रिया कहला जाएगी। जंग वास्तव में लोहे का ऑक्साइड होता है। जब लोहे का परमाणु जो होता है, लोहे का क्रमांक जो परमाणु होता है ऑक्सीजन से संयोग करके कंबाइन करके लोहे का ऑक्साइड बनाता है। फिर लोहे के परमाणुओं का ऑक्सीजन से मिलना ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। और लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना अत्यंत आवश्यक होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर बारिश के सीजन में ज़्यादातर ये होता है, ये रासायनिक ये प्रक्रिया होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? कई बार पूछा गया है। क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, या जस्ता की बात करेंगे। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों वह किसका बना होता है? तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर लिख चुका है, बात कर रहे हैं टंगस्टन की बात कर रहे हैं। 10वां प्रश्न है, आपको पता है टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, 10 प्लस और क्वेश्चन करेंगे,
टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे और आपको कमेंट करके फीडबैक के बताना है कि इस सेशन में, इस सेट में, इस प्रैक्टिस सेट में 20 में से आपका स्कोर क्या है। कैलोरी में पानी का गर्म होना उदाहरण है, सॉरी केतली में, जो केतली होती है चाय की केतली जैसे बोलते हैं ना, उसी में अगर पानी गर्म करें तो केतली में पानी गर्म करना एक एग्जाम्पल या उदाहरण होगा। चालन का होगा, संवहन का होगा, विकिरण का होगा या संघनन का होगा। देखिए आप लोग देखते होंगे जो केतली होती है, केतली में एक ढक्कन भी लगा होता है, ये आपने देखा भी होगा, एक ढक्कन लगा होता है। ठीक है, केतली में जब एक ढक्कन लगा होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ऐसी ही केतली होती है, उसमें ढक्कन लगा होगा, तो उसमें जब पानी गर्म करना तो वह एक एग्जाम्पल कहलाएगा संवहन का या कहलाएगा कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर इसको समझें आसानी भाषा में कि संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ, गैस, द्रव, प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण द्वारा ऊष्मा का लेन देन करना, अणुओं की इस प्रकार की गति को संवहन धारा कहते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एसआई में बल का मात्रक है। एसआई में पूछा जा रहा है बल का मात्रक। किसका पूछा जा रहा है? बल का मात्रक। जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है या घन सेंटीमीटर होता है। तो एसआई में बल का मात्रक क्या होगा? सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हम बात करें किसकी बात कर रहे हैं? बल का मात्रक सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूटन की बात कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वेग का भी प्रश्न आ सकता है। तो वेग कैसी राशि है आप ध्यान दीजिएगा, सदिश राशि। सदिश और अदिश राशियाँ, इनसे भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसका? वेग की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया, वायु क्या है दोस्तों? वायु एक तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वायु क्या है? तो सभी लोग जानते हैं वायु एक क्या कहलाएगा? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, क्या कहलाएगा? वायु एक मिश्रण कहला जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफार्मर द्वारा, अमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा या डायनेमो द्वारा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसको बदला जाता है? तो एक डायनेमो द्वारा बदला जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, और ये डायनेमो के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए पहले समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। विद्युत जनित और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और जल विद्युत संयंत्र, ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अंतर्दहन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे टरबाइन, किसी गैस या द्रव की धारा की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के रोटर की घूर्णी गतिज ऊर्जा द्वारा बदल देते हैं। और डायनेमो की अगर बात करें तो एक डायनेमो ग्रीक शब्द डायनेमिस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनित्र से होता है, जो कंप्यूटर के उपयोग से दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। और डायनेमो पहले विद्युत जनरेटर थे जो उद्योग के लिए विद्युत शक्ति के लिए उत्पादन में सक्षम थे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? उसके भार को कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि होगी। देखिए वहाँ की चंद्रमा और पृथ्वी का दोनों के कंडीशन अलग अलग है। वहाँ का वायुदाब अलग होगा, वहाँ का जो चुंबकत्व गुरुत्वाकर्षण है वो अलग होगा। यदि पृथ्वी में कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसके भार में क्या हो सकता है? कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न, कोई भी डाउट हो इस प्रश्न में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सल्फर का उपयोग होता है किस पर होता है? डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का उपयोग आपके डायनामाइट, गन पाउडर, बारूद इनमें तीनों में होता है, अर्थात उपयुक्त सभी की बात करेंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 15 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं और 5 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है, स्क्रीन पर है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, स्वभाववश के कारण,
पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद ना आने की वजह से, या इनमें से कोई नहीं? कि दिन में नींद आने से। बिल्ली दिन में सोती रहती है और रात में जागती रहती है। तो बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता? उसका कारण यही है कि पुतली की विशेष बनावट ऐसी होती है। अगर इसे अच्छे तरीके से समझें कि जिन जानवरों की आंखें चमकती हैं उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार के मणिवीय पदार्थ की एक पतली परत होती है, और ये पदार्थ जो होता है प्रकाश को परावर्तित करके, इस परत के कारण बहुत कम रोशनी भी बिल्ली आसानी से चीज़ों को देख लेती है। और वे सभी जानवर जिनकी आंखें रात में चमकती है वे अंधेरे में भली भांति देख सकते हैं। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या पीतल की बात करेंगे। इन 4 ऑप्शन में बेहतरीन ऑप्शन आपको चुनना है। तो बेहतरीन ऑप्शन क्या होने वाला है कि ऊष्मा की सबसे अधिक जो या सबसे अच्छी चालक धातु होगी वह हमारी कौन सी कहलाएगी? सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे? सिल्वर, चांदी की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आँख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, या ऊष्मा के सुचालक होते हैं? तो गर्मी में जो है मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? उसका यही कारण कि ऊष्मा के ये कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 प्रश्न और हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? इसका महत्वपूर्ण रीज़न है, बहुत ही अच्छा साइंटिफिक रीज़न है कि लकड़ी का ताप जो होता है ताप का कुचालक होता है। क्या है, लकड़ी में अगर कोई भी लोहे की चीज़ है उसको गर्म करेंगे, उसमें लकड़ी का हैंडल लगा होगा तो जल्दी गर्म नहीं होता है, उसके पकड़ने के लिए काम आता है। मतलब ताप का कुचालक होता है, हैंडल गर्म नहीं होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है स्क्रीन पर है, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कौन सा नियम है? तो एक ही ताप और दाब और समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, या गेलू-शाक के आयतन संबंधी नियम है, या एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है? तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है। ठीक है, किसकी हो जाएगा? लेकिन बाद में जब प्रयोगों में इसका परीक्षण किया गया तो इसे एवोगाड्रो का सिद्धांत कहा जाने लगा। पहले परिकल्पना थी, लेकिन फिर प्रयोग करने के बाद ये सिद्धांत में तब्दील हो गया और इसे एवोगाड्रो का फिर नियम कहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। एनसीईआरटी के पैटर्न पर हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट आपकी सेशन चल रहा है, और फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें, टेलीग्राम चैनल में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपको सारी क्लासेज और सारी क्लासेज का नोटिफिकेशन विथ आपके फ्री में पीडीएफ फाइल हर क्लास के मिलते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक क्लास हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, या आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।